नमस्कार। दर्शकों, पिछले काफी लंबे समय के बाद जो है जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो 4 अप्रैल को जो शुरू होने जा रहा है और 22 दिनों तक ये बजट जो है चलेगा। बजट से पहले जो है एलजी जो मनोज सिन्हा जो है वो असेंबली को और बजट सत्र के जितने भी नुमाइंदे हैं उनको संबोधित करेंगे। इससे पहले जो है हर साल बजट बनता था, सेंटर का बजट बनता था, जहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे बातचीत नहीं की, चाहे इंडस्ट्री है चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनके साथ प्री बजट मीटिंग होती थी। लेकिन वो अपने बाबू लोग जो है अपने घरों मतलब एसी कमरों में जहाँ भी बैठ ऑफिस में बैठ के ये बजट बनाते थे, जो शूट नहीं करता था। इस बार जो है प्री बजट मीटिंग हुई है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान जो हैं ललित महाजन जी हैं, उनसे बातचीत करें। महाजन साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से बजट 4 अप्रैल को शुरू होने जा रहा है और लंबे समय के बाद ये पहला बजट है जो नई सरकार का, इससे पहले आपने प्री बजट बैठक की थी, उसमें किन किन मुद्दों को लेकर आपने सरकार के सामने समक्ष रखा था? क्या क्या मुद्दे थे? ऐसा जी कि जो हमारी प्री बजट मीटिंग हुई थी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से, उसमें जो हमने प्री बजट में 2 तरह के पॉइंट दिए। एक तो उन्होंने उनको दिया है कि जो इंडस्ट्री रिलेटेड पॉइंट है, एक हमने उनको दिया है जो फाइनेंस रिलेटेड पॉइंट है। इंडस्ट्री रिलेटेड पॉइंट में हमने उनको बोला है कि आप हमारे को जो जो टर्नओवर इंसेंटिव मिलता है उसकी जो बजटरी एलोकेशन है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे 2021-22 में जो 207 करोड़ के क्लेम आए थे जम्मू कश्मीर के, जिसके अगेंस्ट हमको सिर्फ 22 करोड़ रुपए मिला था 21-22 में। तो 22-23 के लिए हमको कहा गया है कि हमारा जो बजट 34 करोड़ रुपए दिए गए हैं और 23-24 के लिए कोई और बढ़ाया गया। पर हमारी ये रिक्वेस्ट है कि टर्नओवर इंसेंटिव जो है वो एक्चुअल बेस पे करो, क्योंकि जब टर्नओवर मिलेगी तो एनकरेजमेंट मिलेगी ना यूनिट होल्डर को, भाई ज्यादा टर्नओवर करेंगे तो हमको इंसेंटिव मिलेगा। एक तो हमारा ये था। दूसरा हमारा मुद्दा था कि जो जीएसटी लिंक इंसेंटिव हमको जो है मिलता है, तो स्टेट का जीएसटी लिंक इंसेंटिव में अभी क्या मिल रहा है कि वो जो एग्जिस्टिंग यूनिट थे 1/4/2021 को उन्हीं को मिल रहा है। पर जो यूनिट 1/4/2021 के बाद जिन्होंने एक्सपेंशन की, जिन्होंने लाइन ऑफ एक्टिविटी चेंज की और यहाँ नई आइटम बनाने के लिए, उनको ये इंसेंटिव नहीं मिल रहा। तो उनका अब जो नई यूनिट एनसीएसएस में आ रहे हैं, उनका आपस में कंपटीशन हो गया। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी यूनिट होल्डर 1/4/21 के बाद सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करता है, उसके लिए एक बजटरी एलोकेशन की जाए कि वो अगर लाइन ऑफ एक्टिविटी चेंज करता है या वो डाइवर्सिफिकेशन में जाता है, मॉडर्नाइजेशन में जाता है। अब जिन लोगों की 20-20 साल से पुरानी फैक्ट्रियां हो गई हैं, अब वो मशीनरी तो चेंज करनी पड़ेगी। आज तो हर 2-4 साल के बाद मशीनरी में टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो इसलिए उसके लिए भी हमने बोला उनको SGST का बेनिफिट दिया जाए। और जो हमारा जीएसटी लिंक इंसेंटिव है उसमें हमको अभी तक सिर्फ मिलता है जी SGST। तो हमने ये रिक्वेस्ट किया कि हमको CGST भी दिया जाए। उसके आगे हमारी जो थर्ड पॉइंट था ये हमारा, जैसे मंडी टैक्स की हमने बात की, रीइंबर्समेंट करिए कि जो हमारी जो फ्लोर मिलें यहाँ लगी है ना, फ्लोर मिलों को क्या कि पंजाब में जो फ्लोर मिलें लगी हैं उनको जो पंजाब गवर्नमेंट से बीट सप्लाई किया जाता है, उनको कोई मंडी टैक्स नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर में जो बीट वहां से आता है तो 6% मंडी टैक्स लगा दिया जाता है। उसकी वजह से हमारी फ्लोर मिलों की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है। तो हमने ये भी रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट उनको ये 6% का जो मंडी टैक्स लगता है, इसकी हमको यहाँ रिइंबर्समेंट की जाए। अदरवाइज आज इतना स्टिफ कंपटीशन हो गया कि अगर ये 6% इनको नहीं रिइंबर्समेंट मिली तो आने वाले समय में कई फ्लोर मिलें बंद भी हो सकती हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद हमारा इंडस्ट्री रिलेटेड पॉइंट था कि अपना मार्केटिंग सपोर्ट का। आज हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो सप्लाईज है जम्मू कश्मीर की मिला के सबसे 700-800 यूनिट ऐसे होंगे जिनकी यूनिटें जैम पोर्टल लगने के बाद बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद पड़ी है। बिल्कुल, क्योंकि वो जैम पोर्टल में कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि जैम पोर्टल में ऑल ओवर इंडिया से रेट आते हैं, तो उनके साथ कम्पीट करना बड़ा मुश्किल होता है हमारा। बिल्कुल। तो हमने ये रिक्वेस्ट किया कि अब उनके लिए जो मार्केटिंग सपोर्ट के लिए जो प्राइस और परचेज प्रेफरेंस है उसको दोबारा रिस्टोर किया जाए। उसके बाद हमने इनसे कहा कि अब हमारे को जो वर्किंग कैपिटल का इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं, वर्किंग कैपिटल का इंटरेस्ट जो है आज उसके लिए जो एनसीएसएस का पोर्टल है उस पर सिर्फ 20 लाख रुपए साल की कैपिंग लगा रखी है। वेयर एज मोस्ट ऑफ द यूनिट जो बड़े यूनिट है, जो मीडियम स्केल के यूनिट है,
उन जिनके इंटरेस्ट 20 लाख से ज्यादा बनते हैं तो उनको 20 लाख ही मिल रहा है, वो भी 5 साल के लिए। हमने ये रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे को ये जो है इंटरेस्ट सबवेंशन, हमको 5% की इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाए एट पार विद दी एनसीएसएस पोर्टल। और ये जो इंसेंटिव हमने इनसे मांगे हैं, हमने बोला जी हमारे ये इंसेंटिव 10 साल के लिए, कम से कम 10 साल के लिए दीजिए, क्योंकि एनसीएसएस स्कीम में लोगों को 10 साल के इंसेंटिव मिल रहे हैं, हमको भी ये 10 साल मिलेंगे तभी हम उनसे कम्पीट कर पाएंगे, अदरवाइज आने वाले समय में ये यूनिट बंद हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप आ जाए जी हमारे पास, यहाँ पे हमने एक उनको बोला ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को कि सिडको सीकप के पास सिस्टम जो है मेंटेनेंस के लिए कोई पैसा नहीं है, हम लोग इनको लीज रेंट भी देते हैं, मेंटेनेंस चार्ज भी देते हैं, पर आज ये हालत है कि यहाँ हमारे जितने इंडस्ट्रियल स्टेट है जम्मू कश्मीर में, सीकप और सिडको के अंडर जो है उनमें बुरी हालत है, सड़कें टूट गई हैं, नालियां सारी डैमेज हो गई हैं, कोई क्लीनिंग नहीं हो रही, कि उनको फंड नहीं दिए, उनके पास पैसे नहीं। उनके पास क्या था कि पहले उनके पास जो पैसा प्रीमियम का इकट्ठा होता था वो उस पैसे को यूटिलाइज करके वो मेंटेनेंस भी करते थे, सब कुछ करते थे। पर जब से यूटी बनी है तो उनके पास अप्रोक्सीमेट 200 करोड़ रुपया जो पड़ा था वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उनसे वापस ले लिया। अब उनके पास पैसे नहीं है तो वो कहाँ से मेंटेनेंस करेंगे। बिल्कुल। तो ये हमारे मुद्दे थे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में आ जाइए ना, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमारी एक तो बड़ी देर से डिमांड चल रही है कि हमारे जो एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर है, जो खाने का तेल बना, खाने का तेल, और जो मूंगफली जो हमारी रोस्टेड करते हैं, मूंगफली को रोस्ट करते हैं, है तो इंडस्ट्रियल आइटम है, इन आइटमों को इन्होंने नेगेटिव में रखा हुआ है। उसमें क्या हो गया कि बाहर से जो मूंगफली आ रही है और यहाँ हमारा आपस में टैक्स लगा, नेगेटिव में है ये ऑयल एंड एडिबल ऑयल, और साथ में ग्राउंडनट जो रोस्टेड है उनके ऊपर यहाँ टैक्स लगा हुआ है, तो वो लोग बाहर वाले से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। और अब देखिए एडिबल ऑयल ले लो, खाने का तेल, और ये जिसको हम ग्राउंडनट कहते हैं, जो मूंगफली कहते हैं, सर्दियों में तो जो गरीब से गरीब आदमी खाता है तो उनके ऊपर अगर टैक्स का 12% का टैक्स का बर्डन है, तो अगर इसमें रिलीफ दिया, इसको नेगेटिव से बाहर निकलेगा तो जितना हमारे यूनिट होल्डर पे करेंगे एडिबल ऑयल पे और जो ग्राउंडनट मैन्युफैक्चरिंग पे, उनको उतना पैसा वापस मिलेगा तो वो बाजार में खड़े हो सकते हैं। इसके बाद आप हमारे पास आ जाइए कि एक हमारे फाइनेंस रिलेटेड इशू है, जिसमें हमने गवर्नमेंट ने एक एसआरओ निकाला था 70, 71, 72 फाइनेंस डिपार्टमेंट ने निकाला था। तो उसमें क्या कहते कि हम जो जिन लोगों की जीएसटी की डिफॉल्ट था, टाइम जो रिटर्न नहीं टाइम पे जमा कर पाए, तो उनके लिए रिलीफ दिया गया था, पर उसमें उनको नहीं रिलीफ दिया गया था कि जिनका टाइम टैक्स जो 1-2-4 दिन लेट हो गया था। बिल्कुल। तो ये मैटर हमारा गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ कंसल्टेशन के, तो इससे रिजॉल्व होने क्या, जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं सारे स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट में, वो सारे पैसे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमने इनको इसके लिए बोला था कि जो हमारे को जीएसटी की रिइंबर्समेंट होती है, जीएसटी रिइंबर्समेंट क्या होता है कि नोटिफिकेशन कहता है कि हमारे को रिइंबर्समेंट होनी चाहिए क्लेम सबमिट करने के 21 दिन के अंदर, पर यहाँ 21 दिन की बात छोड़े, यहाँ तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं, क्योंकि स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट के पास जब बजट आएगा तभी वो करेंगे। पर यूटी बनने से पहले क्या होता था, बीच में भी होता था कि स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट को ये पैसा ना मिल जाता था एडवांस में, हर क्वार्टर का एडवांस में मिलता था, वो पैसा उनके पास पड़ा रहता था, वो उसको जो है जैसे जैसे क्लेम आते थे उसको सेटल करते रहते थे। पर जब से यूटी बनी है तो ये पैसा भी जो है डिमांड के ऊपर दिया जाता है, तो हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि ये भी होना चाहिए। इसके बाद पावर टैरिफ, हमने पावर टैरिफ पे भी बात की है कि पावर का जो टैरिफ है, क्योंकि नई इंडस्ट्री को भी बुलाया जा रहा है एनसीएसएस स्कीम में, पुरानी भी चल रही है, तो हमको एडिशनल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पड़ती है, तो उसकी जो भी हमको इंसेंटिव मांगते हैं इसलिए मांगते, तो पावर का जो टैरिफ है अगले 5 साल तक इसको हमको चाहिए फ्रीज कर दीजिए, ताकि लोग अपनी प्रोडक्शन प्लान कर सकें। उसके बाद आप आ जाइए कि एक हमारी और लास्ट में डिमांड थी कि पावर एमनेस्टी स्कीम, पीछे गवर्नमेंट ने एक पावर एमनेस्टी स्कीम निकाली थी कि जो लोग डिफॉल्टर हैं तो उनको इंटरेस्ट पेनल्टी माफ कर दी गई थी, पर वो आई थी डोमेस्टिक के लिए, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि उसको इंडस्ट्री के लिए दिया जाए, ताकि उसमें गवर्नमेंट को जो रिकवरी है, कम से हम हमारे पास जो डाटा उसके हिसाब से गवर्नमेंट को अप्रोक्सीमेट 50 से 100 करोड़ रुपए का जो लोगों जिसमें डिस्प्यूट चल रही है लोगों के, वो पैसा रिकवर होगा। तो ये रिक्वेस्ट है कि उसको भी आप पावर इंडस्ट्री स्कीम को भी 31 मार्च 2026 तक बढ़ाइए, ताकि लोग जो उसमें जो बेनिफिट उठा सकें। माजू साहब, जिस तरह से पिछले 7 महीनों से ये जो एनसीएसएस का जो है
वो बिल्कुल बंद हो गया, इंसेंटिव बिल्कुल बंद है, नहीं झूठ नहीं लगा सकते। तो ऐसे में क्योंकि मौजूदा सरकार जो है पॉपुलर सरकार बन गई है, पहले सेंटर के अंडर थी, अब वो पैसा जो है स्टेट के जरिए मिलेगा। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? क्या आपको लगता है कि जब बजट आएगा कुछ इंडस्ट्री को कोई लाभ मिलने वाला है? देखो ये एनसीएसएस स्कीम जो है उसमें क्या हुआ है कि इनके पास जो एप्लीकेशन लग गई 30 सितंबर तक, जी जी। उसके अगेंस्ट इनके पास बजट की एलोकेशन थी 28,400 करोड़ रुपए। हाँ उसमें 15% का प्रोविजन था कि आप 15% बढ़ा सकते हो, जी। ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। हाँ साथ में क्या हुआ कि जिन लोगों ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अपनी प्रोजेक्शंस की थी, जब एक्चुअली ग्राउंड पे जब उनको सब्सिडी दी जा रही है तो उनकी जो प्लांट मिस्ट्री कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 25% कम हो गई है। जी जी। तो इन दो इश्यूज पे हमने दिल्ली में जो हमारे जो है सेक्रेटरी डीपीआईटी, हमने भी उनको अप्रोच किया था, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने भी अप्रोच किया है, भाई आप हमारा बजट बढ़ा के कर दीजिए 32,800 करोड़ रुपया, तो विद 15% जो उसमें ऐड करके 28,400 करोड़ में 15% ऐड करके 32,800 करोड़ बनता है, प्लस जो 25% की डेविएशन दे दीजिए। तो इनके पास जो पाइपलाइन में यूनिट लगे हैं अप्रोक्सीमेटली 300 यूनिट के करीब है, तो उसमें से आधे यूनिट आराम से क्लियर हो जाते हैं। महाजन साहब, जिस तरह से ये अगस्त में ये बंद हो गया एनएससीएसएस का, तो ये एप्लीकेशन पहले जुलाई में बहुत सारी थी, उनको इग्नोर कर दिया, जो बाद में आया उनको एडजस्ट कर दिया, रजिस्टर्ड कर दिया। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमारे नॉलेज में जो है कि ये कि जो एप्लीकेशंस फर्स्ट वहां पे जो भी पहले आई थी उनको पहले ही कंसीडर किया जा रहा है। हाँ, अब क्या होता है कि कुछ लोगों की डॉक्यूमेंट ही पूरे नहीं होते, जब तक उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे वो पोर्टल पे अपलोड ही नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि वैसे ही कोई उनके पास जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं था वो डॉक्यूमेंट लगा के उन्होंने अपलोड कर दिया, तो वो केसेस तो फिर रिजेक्ट होने थे ना। उसके बाद जिन लोगों के केसेस में डॉक्यूमेंट पूरे थे उनको उन्होंने वहां पे इंक्लूड कर लिया। तो ये कहना है बिल्कुल गलत है कि देखिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है ना वो पूरा बड़ा फुल प्रूफ तरीके से काम कर रहा है, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पे कर रहा है कि जिसकी एप्लीकेशन पहले आएगी उसको बेनिफिट दे देगा। अब इसमें ये भी होता है, लोगों को मेल डाली जाती है, लोगों को इंटीमेशन किया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे आप कंप्लीट कर लोगे, जब लोग जाते ही नहीं लेके तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट क्या करता है। माजिद साहब, जिस तरह से इंडस्ट्री मंत्री जो है उसने कहा है कि हम पहले प्रायोरिटी पे जो जम्मू की इंडस्ट्री जो पुराने जहाँ पे बैठे हुए हैं उनको सरवाइव करने का देखेंगे। इसका बड़ा विरोध भी है, बीजेपी ने विरोध भी किया था कि बाहर के इंडस्ट्री को इग्नोर किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो यहाँ के सन ऑफ द सॉइल जिन्होंने इंडस्ट्री लाई है उनको सरवाइव करने के लिए हम कोशिश करेंगे। आपको लगता है जिस तरह प्री बजट मीटिंग हुई है उसमें सभी बैठे होंगे, तो उन्होंने किस तरह का आश्वासन दिया कि बजट में किस तरह से आप निकल के आएगा? देखो जी, ये तो मैं उनकी बात को पूरा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि देखो जो हमारे डिप्टी सीएम सर ने बोला है, मुझे थैंकफुल टू उनको टू हिम आल्सो कि उन्होंने जो सन ऑफ सॉइल का इश्यू उठाया। देखिए 1990 से यहाँ मिलिटेंसी आ गई, हमारे जो कई उसमें जो बाहर के यूनिट कश्मीर में लगे थे, जम्मू में लगे थे, वो सब यहाँ से बंद करके चले गए। बिल्कुल। पर हम लोग तो चलते रहे। बिल्कुल। हम लोगों ने चाहे मिलिटेंसी देखी, कश्मीर में पीक मिलिटेंसी थी, ठीक हो गया, फिर मिलिटेंसी आई 2014 में, वहां पे फ्लड आ गए, बुरहान वानी का इशू आ गया। हम लोग चलते रहे, कोरोना, हम लोगों ने फैक्ट्रियां बंद नहीं की, हम लोगों को रोजगार देते रहे। कोरोना में भी हम लोगों ने, चाहे हमारा काम नहीं भी था तब भी हमने लोगों को तनख्वाहें दी, लोगों को घर बैठे राशन दिया, सब कुछ दिया। तो ये आज जो टाइम आया हमारे को बजट में, जब बजट में कोई रिलीफ देगा तो सबसे पहला रिलीफ तो मैं कहता हूँ सन ऑफ सॉइल को मिलना चाहिए। बिल्कुल। देखो सन ऑफ सॉइल आज हमारे यहाँ पे जो टोटल इंडस्ट्री काम कर रही है उसमें से 95% माइक्रो एंड स्मॉल स्केल सेक्टर है, 5% है जो मीडियम लार्ज स्केल है। मीडियम लार्ज स्केल में मेजोरिटी ऑफ द यूनिट जो है 400 यूनिट है, उसमें से मैक्सिमम यूनिट बाहर के हैं। देखिए मैं ये नहीं कहता कि उनको मत दो, पर हमारे को जो पहली प्रायोरिटी जो है सन ऑफ सॉइल को देनी चाहिए। और जो पुराने यूनिट चल रहे हैं मीडियम लार्ज स्केल में, उनको भी गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट मिलेगी, उनको जीएसटी रिइंबर्समेंट मिलती रहेगी, तभी वो बचेंगे, अदरवाइज वो बंद करके चले जाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी यूनिट लगाता है इंसेंटिव के बगैर यूनिट लग सकता। हमारे यहाँ पे जैसे जब वाजपेयी साहब ने यहाँ पहला पैकेज 2002 में दिया, फिर उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने 2012 में दिया, फिर 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी दोबारा दिया 2017 में। उसमें क्या था, जितने इंसेंटिव मिलते थे सारे नए को भी मिलते थे और पुराने को भी सब्सटेंशियल एक्सपेंस में मिलते थे। बिल्कुल। पर जो ये पैकेज एनसीएसएस 2021 आया, पता नहीं ये
किसने इसके ऊपर बनाया, किसने रिकमेंड किया? इसमें उन्होंने क्या कि एग्जिस्टिंग यूनिट को कुछ भी नहीं दिया, जीएसटी लिंक में कुछ नहीं दिया। तो वो कैसे कम्पीट करेंगे नए यूनिट के साथ? वो पॉसिबल ही नहीं है। आज नई एम्प्लॉयमेंट हम लाने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती जी हम 4 से 5 लाख 6 लाख लोगों को हम नई एम्प्लॉयमेंट नए पैकेज में देंगे, जैसा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है। पर नई में 6 लाख लोगों को दोगे, पुरानी में 3-4 लाख लोग बेरोजगार रहेंगे। बात तो वही के वही आ गई। तो इसलिए एज ए हैंड होल्डिंग बोर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि नई इंडस्ट्री को, ठीक है हम वेलकम करते हैं, नई इंडस्ट्री आएगी, नई एम्प्लॉयमेंट आएगी, तो पर उनको जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं वो इंसेंटिव आपके हमारे एग्जिस्टिंग को भी दीजिए, सब्सिडाइज्ड एक्सपेंशन में भी दीजिए, ताकि सारे इकट्ठे होकर चल सके। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से पॉपुलर गवर्नमेंट है, जाहिर सी बात है कि इनकम ऑफ सोर्सेस हमारे जम्मू कश्मीर के जो है सिर्फ पर्यटक के अलावा कुछ नहीं है, तो क्या कहेंगे जिस तरह से सेंटर से पहले जो है एक राहत के तौर पर बजट जो है सैंक्शन होता था, इस बार पॉपुलर गवर्नमेंट है, क्या जो बजट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरकार को दिया है उसी से ही सारा काम चलाना पड़ेगा? नहीं, देखिए जी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी बजट में दिया ना स्टेट गवर्नमेंट को, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए दिया है। हमारी स्टेट का जो बजट है, लास्ट ईयर हमारी स्टेट का बजट गया था जो 1,18,000 करोड़ रुपए का बजट पार्लियामेंट में पास किया गया था। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इंडस्ट्री के लिए 2% का भी प्रोविजन रख ले बजट में इंडस्ट्री के इंसेंटिव के लिए, तो जैसे हमारे को अपना यूटी बनने से पहले हमारे को 1,800 करोड़ रुपए मिलता था साल का। जी। तो आज हम अगर आपका बजट 1,18,000 करोड़ का जा रहा है, तो 2-2,500 करोड़ रुपए अगर आप इंडस्ट्री को दे देते हो, तो आप ये देख लो कि 4 लाख लोगों को अगर आप देते हो जी 2,000 करोड़ रुपए, तो पर पर्सन कितना आया? उनकी एम्प्लॉयमेंट है। आज अगर 4 लाख लोग काम कर रहे हैं, उनकी फैमिलियां भी है। तो इसलिए ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, 2% देना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। और पर मेरी एक ही गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इंसेंटिव आप वो दीजिए जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। जी बिल्कुल। अगर जो काम करेगा आज वो टाइम चला गया कि आप घर बैठे आपको सब कुछ, आप प्रोडक्शन करोगे, माल बेचोगे, माल तभी बिकेगा ना जब हमको इंसेंटिव होगे। जब माल ही इंसेंटिव लोगे तो हमने क्या करना है? आने वाले समय में अगर इंसेंटिव नहीं दिए गए तो ये लोग जो हमारे लोकल सनौरी साइल है वो फैक्ट्रियां बंद करके चल जाएगा। और इसमें एक चीज और भी कहना चाहता हूँ, एक हमारा बहुत पुराना मुद्दा चल रहा है कि जो फैक्ट्रियां लीज होल्ड राइट्स हमारे लैंड के जो है, जब जो जिन लोगों को 25, 30, 40 साल से भी लैंड लिए उनको हो गया पीरियड, तो उनको आप फ्री होल्ड राइट को नहीं देते हो। आज हाउसिंग बोर्ड फ्री होल्ड राइट दे रहा है कि भाई 20 साल के बाद आप फ्री होल्ड कर लो, तो बाकी स्टेटें भी दे रही है, तो यहाँ इंडस्ट्री को क्यों नहीं दी जाए? आज हमको फ्री होल्ड राइट मिल जाए ना, तो हमारी जो बैंकों के लिए जो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो बैंक बड़े उसको बढ़ा देते हैं। लीज और राइट में बैंक थोड़ा सा रिजर्वेशन शो करते हैं। महाजन साहब, लास्ट क्वेश्चन, ओवरऑल किस तरह से प्री बजट मीटिंग हुई, तो ओवरऑल किस तरह की उम्मीद है? देखो जी, प्री बजट मीटिंग में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर बैठे थे, हमारे जो ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू जी भी थे, श्री धीरज गुप्ता जी थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के साथ जो है शांत मनु जी थे, जिन्होंने एजुकेशन पे भी उन्होंने अपनी प्रोजेक्शंस दी हैं। तो मेरे को तो पूरी उम्मीद है कि इतनी जब एक स्टेट गवर्नमेंट जब पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, तो अगर इंडस्ट्री को 2-2,500 करोड़ रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है। और देना, देखिए अभी हम यूटी में हैं, यूटी में आज सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अगर हमारी वर्किंग इंडस्ट्री के लिए अगर हमारे को, मैं कहता हूँ 2,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन दे भी दिया जाए ना, तो कोई वो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उससे क्या है कि यहाँ पे पीस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जैसे मेरी बात सुनिए कि जो लोग जिनको रोजगार नहीं होता वो तो इधर उधर हाथ मारते हैं, कोई चोरी करता है, कोई कुछ करता है। तो जब जिनको पता है कि हमको रोजगार मिल रहा है, तो जब उनको रोजगार में, और हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो इस टाइम लोगों को रोजगार दे रहा है, उसमें जो स्कीमें है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें उनको पूरा बेनिफिट, जैसे ईएसआई की स्कीम है, प्रोविडेंट फंड की स्कीम है, ईएसआई की स्कीम में उनको पूरी फैमिली को उनकी को फ्री ट्रीटमेंट मिलती है, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती है। तो उनके ईएसआई का अलग ही अपना सेटअप है, अपने हॉस्पिटल्स है, सब कुछ है। तो देखो, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को तो बचाना पड़ेगा, नहीं तो वही होगा। अब ये जो नए आए हैं, अगर इनको ये 10 साल के बाद बंद करके चल जाएंगे, पर हम लोग जो सनौदी हम लोग तो यही रहेंगे। हमारा तो
इवन आप देखो कि यहाँ क्या हो गया कि अगर लोकल इंडस्ट्री में लोगों को बेनिफिट नहीं मिला तो अभी तो हमारे बड़े जो लोकल लोग हैं, आप गांधीनगर देख लीजिए, त्रिपुरा नगर, छन्नी में देख लीजिए, हम सबके जो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो हो गए हैं, जो बच्चे बड़े हो गए हैं, वो नौकरियों की तलाश में, कोई बेंगलोर बैठा हुआ है, कोई दिल्ली बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ, अपने घर में रोजगार मिलेगा तो यहाँ क्यों नहीं करेंगे। मेरे पास डाटा है, जब कोविड आया ना, कम से कम गवर्नमेंट के पास भी डाटा है कि 2 से 2.5 लाख जो हमारे बच्चे जो मुल्क के बाकी हिस्सों में काम करते थे वो वहां से वापस आए थे स्टेट में कोविड के टाइम में, और उन कंपनियां उनको इस टाइम यहाँ बैठे भी उनको वर्क फ्रॉम होम में बेनिफिट दे रही है। तो अगर हमारे यहाँ पे रोजगार के अवसर होंगे तो उनको जो इतना एडिशनल बाहर रहने का खर्चा पड़ता है तो यहाँ कम भी मिलेगा, तो वो आराम से यहाँ बैठ के काम कर सकते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, नमस्कार। कितनी देर